Assalamualaikum class. This is Theory and Practice in Accounting course and I'm your faculty Anila Devi. Today's topic is cash flow statements or a statement of cash flows. Both things are same. बीकॉम के बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें प्रीवियसली पढ़ी होंगी, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इजी होंगी और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में भी सीखी होंगी. बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए कुछ चीज़ें नई हैं. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें. तो स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग कैश फ्लोज. सबसे पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ही क्या है? तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, देन फर्दर डिस्कस करते हैं. It provides information about the cash receipts and cash payments of business entity during the accounting period. जिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज बनते हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उस अकाउंटिंग पीरियड का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन कर देते हैं. लाइक अगर अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कैश की रिसिप्ट्स हैं, कैश की पेमेंट्स हैं, मतलब बिजनेस के अंदर जितना कैश कलेक्ट हुआ है और जितना कैश हमने पे किया है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में. एग्रीड? फर्दर डिस्कस करते हैं. इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स विद क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी. इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके परसेप्शन में क्या बात आती है रिगार्डिंग कंपनी के, कंपनी क्या कर रही है. तो इन्वेस्टर जो सोचता है कंपनी के बारे में, वो ये सोचता है एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लोज. यहाँ पे इन्वेस्टर्स के माइंड में होता है जो कंपनी कैश फ्लो जनरेट करे, वो कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए. मींस आपके पास बिजनेस में इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए, तभी जाके वो पॉजिटिव कैश फ्लोज बनेंगे. गेट इट? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, ability to meet its obligations and to pay dividends. जब इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, तो बैक एंड में उनके उन शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो उनको कैपिटल गेन मिलता है. तो इस वक्त हम बात करते हैं डिविडेंड की. डिविडेंड क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आप रिटर्न दे रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को. अब यहाँ पे इन्वेस्टर ये सोचता है कि कंपनी के पास पीछे इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके फ्रॉम करंट एसेट्स, एज वेल एज वो डिविडेंड भी पे कर सके. थोड़ा सा ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है. अगर ये चीजें बैक एंड में क्लियर होती हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, देन कैश फ्लो बनाना इजी हो जाएगा. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. अगर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा, तो वहां पे हमें पता चलता है वेदर देयर इज अ नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और नॉट. बिजनेस के अंदर इतना पैसा है ड्यूरिंग द ईयर और प्रीवियस ईयर्स कि हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं है, या फिर हमने इतना इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किया कि अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत है. देन उस सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टर सोचता है कि कंपनी के पास पैसा कितना है, उसके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कितने हैं. क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस कैसे कैरी ऑन करेगी, उसके लिए एक्सटर्नल फाइनेंस की कितनी जरूरत है. तो बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग कंपनी. लास्ट, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड. जहाँ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मैंने बात की, वहां पे मैंने डे टू डे एक्टिविटीज की बात की. उसके बाद बात आ जाती है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात भी कह सकते हैं. अब हम फर्दर बात करें इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड. मींस पैसा इतना है कि कहीं हम इन्वेस्ट कर सकें,
कहीं पे हम लोग वो डिपॉजिट करवा सकें फॉर द टाइम, फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, फॉर द करंट पीरियड या फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनको इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शंस में ड्यूरिंग द ईयर हम ये काम कर सकें, या फिर हम कोई एसेट परचेज करने के लिए वो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन में कि फर्दर फाइनेंस करना है, लाइक कहीं से लॉन्ग टर्म लोन लेना है या देना है, या शेयर्स इशू करने हैं, या शेयर्स रिडीम करने हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेगी या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेगी फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। गेट इट? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, बात करते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट, कि इसका बेसिक फॉर्मेट क्या बनता है और उस फॉर्मेटिंग पे आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो। तो सबसे पहले आप लिखते हो कंपनी का नेम, देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, देन पीरियड कवर्ड, जिस टाइम पीरियड के लिए करोगे फॉर द ईयर एंडेड लाइक 31 दिसंबर 2010, 12 सो ऑन। अब यहाँ पे बात आ जाती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन आप दूसरा देख रहे हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मींस जब आप कैश फ्लोज बनाते हो तो यहाँ पे ये तीन सेग्रीगेशंस होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। गेट इट? वन बाय वन डिस्कस करते हैं किसमें क्या बात हो रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बात हो रही है लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो भी आपकी इंडिविजुअल बेसिस पे इनफ्लोज हुए हैं, आउटफ्लोज हुए हैं, उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप कैलकुलेट कर दो कि नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उससे ये पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारा इतना नेट कैश फ्लो जनरेट हुआ है, या फिर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हमने उतना कंज्यूम किया है। देन बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हुए वो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड हो रहे होंगे। देन फर्दर बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हुए उनका नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है। अब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शंस कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आपके बिजनेस में हुई है। Then we will discuss regarding cash flows from financing activities. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, जो भी इनफ्लोज हुए हैं, जो भी आउटफ्लोज हुए हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो नेट कैश आप प्रोवाइड कर रहे हैं कितना हो रहा है, वेदर इट इज इन पॉजिटिव, वेदर इट इज इन नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर? जो भी बिजनेस में आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज से जो भी बैलेंस आ गया उस बैलेंस को आप देख रहे होते हैं नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। आप इन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देते हो तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाता है, वेदर इट्स इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैश। देन आप क्या करते हो, कैश बैलेंस, जो अकाउंटिंग कैश आपका नजर आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर, उसके आप अंदर देखते हो कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है। वो ओपनिंग बैलेंस आप ऐड कर देते हो तो रिमेनिंग आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो कैश आता है वो आपका कैश पीरियड होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, साल के आखिर का पीरियड। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे ये हो गया पूरा फॉर्मेट कैश फ्लोज का, कि कैश फ्लोज बनेगा कैसे, क्या फॉर्मेटिंग होगी, क्या ट्रांजैक्शंस होंगी। देन फर्दर हम बात करते हैं कि कैश फ्लोज की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 सेक्शंस पे हो रही है। The statement of cash flows must include the following 3 sections: cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, cash flows from financing activities. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बात करते हैं फर्दर क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बात करेंगे क्या क्या होंगी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी और किस तरह से कैसी ट्रांजेक्शंस होंगी। Let's discuss further in detail regarding operating activities. इनफ्लोज फ्रॉम, अब कहाँ से इनफ्लोज आ सकते हैं जिनको हम ऐड करेंगे। तो सेल्स टू द कस्टमर्स, जो जो सेल जनरेट होंगी वो सारी हम लोग
ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया होगा, जो जो डिविडेंड हमने आपको पे किया होगा, तो जो जो चीजें हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से रिलेटेड की होंगी वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आउटफ्लो में क्या बात हो रही है? आउटफ्लो में बात हो रही है सप्लायर्स ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। जो भी सप्लायर्स हैं, मतलब अकाउंट पेबल्स जो भी आपके आ रहे हैं, वो आप यहाँ से माइनस करोगे। और इसके अलावा आप आउटफ्लो एम्प्लॉयज को कर रहे हो, लेंडर्स फॉर इंटरेस्ट आप जिन जिनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एंड जो जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से माइनस कर दोगे। यहाँ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रही होंगी उनसे माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बन रहा होगा वो नेट कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बात कर रहे हैं इनफ्लोज फ्रॉम सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लांट एसेट्स। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर रहे हैं, अपने प्लांट्स एंड एसेट्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं कोई, तो वहां की जो जो चीजें होंगी जिनको हम सोल्ड कर रहे हैं वहां से कैश आ रहा होगा तो हम इसको ऐड करेंगे। कलेक्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन लोन, कलेक्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन लोन, अगर किसी को हमने लोन दिया हुआ है वहां से लोन हम रिसीव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से सारा ऐड कर रहे होते हैं। आउटफ्लो, आउटफ्लोज में बात करें परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लांट एसेट्स, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हम परचेज कर रहे हैं एंड प्लांट एसेट्स कि ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन से हम आउटफ्लोज कर रहे हैं, वो सारे माइनस हो रहे होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कि हम कोई लोन ले रहे हैं तो माइनस कर देंगे, कोई इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। मेक लोन्स, हम लोन ले रहे हैं किसी से तो वो भी एक्टिविटीज यहाँ से माइनस हो जाएंगी, ताकि हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से बिजनेस हमारे बिजनेस में मतलब लोन में आया है पैसे या हमारे पास पैसे जा रहे हैं। जो भी इनफ्लोज होंगे, जो भी आउटफ्लोज होंगे, उनका नेट इम्पैक्ट आ रहा होगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे, जिसमें हम ये कहेंगे नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। इनफ्लोज फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमने किए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम कर रहे हैं, वो कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं तो वो बिजनेस में हमारा इनफ्लोज हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऑनर से लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, ऑनर से पैसा लेके आ रहे हैं, वो हम बिजनेस के अंदर ऐड कर रहे हैं। आउटफ्लो की बात करते हैं। आउटफ्लोज में मेक पेमेंट्स ऑन बोरोड फंड्स, ऑनर्स फॉर डिविडेंड्स, परचेज ट्रेजरी स्टॉक्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हम किसी बोरोड फंड्स की जो पहले हमने बोरो किया हुआ था अब उनकी पेमेंट कर रहे हैं, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से उसको माइनस कर देंगे। ऑनर्स फॉर डिविडेंड्स मीन्स हम जिन जिनको डिविडेंड्स पे कर रहे हैं वहां से माइनस कर देंगे। इसके अलावा कोई ट्रेजरी स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो हम यहाँ पे आउटफ्लो कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस कर देंगे। तो अब ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा होगा कि हाउ मच इनफ्लो एंड हाउ मच आउटफ्लो एंड नेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? आई होप सो क्लास आपको ये तीनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ आई होंगी और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिहाइंड कि कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन सी चीजें माइनस कर रही हैं, ताकि हमारे पास टोटल नेट आ सके कि कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। कैश में तो बात करते हैं, करेंसी की बात आ गई, कितना हार्ड कैश आपके पास अवेलेबल है, कैश के अंदर ये चीज आ गई। अब कैश इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो इक्विवेलेंट टू कैश हो, इक्विवेलेंट टू लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहीं हमने किए हैं ड्यूरिंग द मंथ और उसी मंथ के बाद हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट्स वापस आ रही हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू कैश है कि किसी भी वक्त पैसा चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। हाईली लिक्विडेबल कैश के हमारे पास शेयर्स हैं, हमारे पास बॉन्ड्स हैं, वो हाईली लिक्विडेबल इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास रखी हुई हैं, किसी भी वक्त जाके सोल्ड आउट करके हम पैसे ले सकते हैं। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, बिजनेस के अंदर बॉन्ड्स होते हैं,
वो बॉन्ड्स रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश होते हैं, और इसके अलावा कोई उनके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो इजीली फॉरन सोल्ड आउट करके हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिसीव हो जाए. So near maturity that market value is unaffected by interest rate changes. या कोई हमारे पास ऐसी चीजें रखी हुई हैं, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो कि जिनकी मेच्योरिटी बहुत ज्यादा जल्दी में, विद इन अ वीक, विद इन अ फोर्टनाइट, विद इन अ मंथ, जो हम उनको सोल्ड आउट करके अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे बात करते हैं अब हमें, लेट्स लुक एट द इनडायरेक्ट मेथड दैट इज यूज्ड बाय ओवर 97% ऑफ ऑल कंपनीज. अब यहाँ पे बात करने से पहले मैं कहूंगी कैश फ्लो जब बनता है तो उनके दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. आपने यहाँ देखा कि इनडायरेक्ट मेथड 97% कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रही हैं. तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड देख लेते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग डायरेक्ट मेथड. तो सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कैसे काम किया हुआ है.